हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 9 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं पढ़ेंगे। इस क्लास के जो प्रीवियस चैप्टर्स है वो सब ऑलरेडी इस चैनल में पब्लिश है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना, इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले एक मैप दिया हुआ है और मैप में क्या खास बात है कि यहाँ पे 18वीं शताब्दी के जो है भारतीय उपमहाद्वीप का एक चित्र है ये। और इसमें हम लोग जो देख पा रहे हैं वो है कि भारत जो था उस टाइम पे अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और उन राज्यों का जो है नाम और जो भी था वो भिन्न भिन्न था। और इसमें जो है एक जो क्षेत्र है वो क्या है, मुगल साम्राज्य को दर्शा रहा है। तो जो है मुगल मानचित्र में जो है राजनीतिक स्थिति को देख कर क्या है कि उनके उदय की क्या परिस्थिति थी और उस टाइम पे क्या कंडीशंस थे वो जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम लोग जब इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और इसी कारण मुगलों के साम्राज्य की सीमा जो है वो काफी छोटी हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। और मुगलों के विरोध करने वाली शक्तियों ने भी जो है स्वतंत्र राज्य बना लिया। और इस चैप्टर में जो है हम लोग इसी शताब्दी के दौरान उदित हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, चैप्टर 4, तो उसी में हमने क्या है कि मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। तो आप चैप्टर 4 भी जो है इस चैनल में पब्लिश्ड है, उससे जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि उन कारणों को भी पढ़ा था जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और मुगलों की इस कमजोरी का लाभ उनके अधीन कार्यरत प्रभावशाली शासकों ने उठाया। ये बात भी हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होता गया, क्षेत्रीय शक्तियां जो अपने को स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों में परिवर्तित करने लगी थी। अतः 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संरचना के उदय की परिस्थितियां प्रत्यक्षतः मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों से जुड़ी थी और जिसके विषय में क्या हम लोग ऑलरेडी जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो अपने आप को स्वतंत्र बनाने लगी और वो धीरे धीरे से क्या है कि नई राजनीतिक संरचना से भी जुड़ी और वो मजबूत भी होते गए। तो उपमहाद्वीप में स्वतंत्र नए राज्यों का उदय कैसे हुआ? तो मुगल साम्राज्य के अवशेष पर उदित होने वाले राज्यों को स्वरूप के आधार पर 3 भागों या समूह में बांटा जा सकता है। तो उनको हम लोग क्या है 3 तरह के राज्यों में बांट सकते हैं। पहला तो है कि मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले जो राज्य थे वो थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। ये मुगलों से क्या है मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे। दूसरे वो थे कि जो बड़े मनसबदार और जागीरदारों का जो पहले भी मुगलों के अधीन होकर काफी हद तक स्वायत्त थे और उसका जो है राज्य राजपूताना क्षेत्र का राज्य था। और मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद उदित राज्य जो थे वो थे मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल। यानी कि जो 3 तरह के थे उसमें थे एक थे कि मुगलों के प्रांतों से जो है डायरेक्ट जो है वो अलग हो गए थे। दूसरे जो बड़े मनसबदार और जागीरदार थे वो जब मुगलों के अधीन भी थे लेकिन वो काफी हद तक क्या था कि उनका स्वायत्तता चलता था। तो उन्होंने क्या है कि अपने आप को अलग कर लिया, जो भी नाम का था उससे भी उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया और इसके एग्जाम्पल में आता है जो राज्य राजपूताना क्षेत्र के जो राज्य थे। और तीसरे वे प्रकार थे जो मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद जो है उदित हुआ, जैसे कि मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल लोग जो थे। तो 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य कौन था? बंगाल, अवध और हैदराबाद। और हैदराबाद के जो शासक थे वो निजाम कहा जाता है। और इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफी प्रभावशाली और ऊंचा स्थान था और इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वायत्त राज्यों की स्थापना की। और मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर 2 व्यक्ति जिसमें मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया।
मुर्शिद कुली खां को जब 1700 ईस्वी में बंगाल का प्रांतपति बनाया, तभी उसने प्रांत की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना आरंभ कर दिया। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय का स्रोत भू राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया और प्रशासन के खर्च को कम किया। जागीर भूमि जिसे जमींदारों की जमीन को राज्य की भूमि बना दिया और भू राजस्व वसूल करने में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया। गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए और राजस्व वसूलों की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहा तथा धार्मिक मामलों में भी उन्हीं की नीतियों को अपनाया। हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार और प्रशासन में समान अवसर दिया और इस प्रकार आरंभिक शासकों ने बंगाल को स्थिरता प्रदान की। तो ठेकेदारी या इजारेदारी राजस्व वसूली के लिए एक निश्चित क्षेत्र पर निर्धारित रकम के लिए कुछ लोगों से शासक द्वारा किया गया समझौता होता था। तो ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था क्या थी कि निश्चित क्षेत्र पर एक निर्धारित रकम के लिए कुछ लोगों से शासक द्वारा किया गया समझौता होता था। अब हैदराबाद की बात करें तो मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद के दो प्रमुख प्रांत थे, जहां बुरहानुल मुल्क एवं निजामुल मुल्क आसफ जहां ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। यानी कि अवध की जो स्थापना की थी उन्होंने बुरहानुल मुल्क ने और हैदराबाद का स्थापना की थी निजामुल मुल्क आसफ जहां ने। और इन दोनों राज्यों के संस्थापकों का मुगल दरबार में काफी प्रभाव था, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों से तंग आकर इन्होंने अपने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में परिवर्तित किया। दोनों राज्यों के शासकों ने अपने शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आय के स्रोत भू राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने पर सबसे अधिक वो ध्यान दिए और बंगाल की ही तर्ज पर भू राजस्व वसूली में ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। वस्तुतः मुगलों से अलग होकर बनने वाली स्वायत्त राज्यों में लगभग उन्हीं व्यवस्था को अपनाया और ये सभी राज्य अपने क्षेत्रों में एक या दो आरंभिक शासकों के समय में ही व्यवस्थित रह सके। उसके बाद इन राज्यों को उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो बाद के मुगल शासकों ने की थी। अतः एक दो उदाहरण को छोड़, जैसे कि अवध के शासकों द्वारा लखनऊ में किया गया स्थापत्य कला का विकास, मुगल प्रांतों से निर्मित राज्यों की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं रही। वे राज्य एक तरह से अपने संस्थापकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उपज थे और ये आकांक्षा वो मुगलों की कमजोरी से पैदा हुई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राज के बारे में। तो पिछले चैप्टर्स में हमने राजपूत के विषय में पढ़ा और एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय था वो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि मुगलों और विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच संबंध के विषय में हम लोग पढ़े थे और अकबर ने इस शक्तिशाली वर्ग के साथ स्थायी मित्रता करके मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी और औरंगजेब के परिवर्ती मुगल शासकों के काल में यह संबंध वो टूटने लगी थी। मुगलों के लगातार कमजोर होते जाने और उसके अधीन के प्रांतों का स्वतंत्र राज्य में बदलने की प्रवृत्ति ने राजपूतों में भी वो स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की लालसा पैदा की। प्रमुख राजपूत वंशों ने धीरे धीरे अपने को मुगल सत्ता से मुक्त करना आरंभ किया और साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगे। परंतु इन राज्यों ने अपने यहाँ कोई नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं की और पहले ही की तरह इन्होंने क्या किया, पुनः आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया और इस तरह ये शक्ति और साधन को नष्ट करते रहे। 18वीं सदी का जो सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक था वो आमेर या जयपुर का सवाई जयसिंह हुआ, जो 1681 से 1743 तक उन्होंने अपना शासन चलाया। वो एक विख्यात खगोल शास्त्री था और इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की थी और उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। यूनानी रेखा गणितज्ञ थे यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्व का उन्होंने संस्कृत में भी अनुवाद कराया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों से संघर्ष होने के बाद उदित होने वाले राज्यों के बारे में। तो 18वीं सदी में कुछ ऐसे राज्यों का अस्तित्व भी हम देखते हैं जो मुगलों से लगातार संघर्ष के बाद उदित हुए थे।
और इनमें सबसे प्रमुख थे मराठा राज, सिख और जाटों के जो राज्य थे। तो मराठा राज्य में क्या हुआ था कि भारत में 17वीं सदी में एक शक्तिशाली मराठा आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ, जो 18वीं सदी की पहली चौथाई तक भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर उठी। मराठों का उदय इस सदी की जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटना थी, जिसका नेतृत्व भारतीय इतिहास के एक रोमांचक व्यक्तित्व शिवाजी, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेकर 1680 तक का है, उन्होंने किया था। और मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष जो था वो मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षा का प्रतीक थी। यह मुगलों के विरुद्ध जो है वो लोकप्रियता पर आधारित था और मुगलों के विरुद्ध जो है वो जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी कर रहे थे। दक्कन में मराठे जो थे एक प्रभावशाली भूस्वामी या वतनदार सामाजिक वर्ग था। ये अहमदनगर और बीजापुर के राज्यों में सैनिक सेवा तथा प्रशासन में शामिल थे और आरंभ में जो है मराठों के प्रभाव को देखकर मुगलों ने भी उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती देकर अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया और आगे जो थे वो शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया, जहां उसने अपने लिए एक जागीर का निर्माण किया। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसने क्या अपना प्रभाव स्थापित किया। वस्तुतः मराठे जो थे वो दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। शिवाजी ने उन्हें संगठित कर स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा उनमें पैदा की और इस काम में उन्हें मराठों के बड़े जमींदारों देशमुखों के विरोध का सबसे पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र मराठा राज्य की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के जमींदार ही रहना चाह रहे थे। वे अपनी जागीर में काफी स्वायत्त थे और शिवाजी बिना उनके समर्थन के स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो शिवाजी का जो आरंभिक जीवन था कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ था और शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजीबाई और अभिभावक जो थे वो दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में गुजरा। वो अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था और इसी के तहत 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पूना के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे और शिवाजी ने क्या किया, इन दोनों राज्यों के बीच हो रही इस लड़ाई का फायदा उठाया और उसने अपनी छापामार लड़ाई शैली द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। तो यहाँ पे जो है शिवाजी का चित्र दिया हुआ है, उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने क्या किया कि उसने दक्कन में शिवाजी की शक्ति को जो काफी बढ़ चुकी थी उसको तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां के खेमे पर किए गए अचानक हमले में वो बाल बाल बचा और इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें भी शिवाजी सफल रहा और शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले जो है जयसिंह जो है इसमें सफल रहा और शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले जो है उन्होंने मुगलों को सौंप दिया तथा मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गया। परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इसका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। 1670 से शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध जो है निर्णायक संघर्ष शुरू किया। उसने अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस प्राप्त किया तथा बीजापुर के कई क्षेत्रों पर भी जो उन्होंने कब्जा जमाया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर जो हमला करके उन्होंने बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। चूंकि मुगल जो था इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोही से उलझे थे, इसीलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्रों का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्य अभिषेक करवाया और इसी तरह वह एक जागीरदार से एक स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने आप को स्थापित किया। शिवाजी के राज अभिषेक का महत्व और उसे प्राप्त जन समर्थन का क्या अर्थ था?
तो शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर एक ही साथ कई राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। अब उसका परिवार जो था वो संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया और इस आधार पर उसने अपने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। वह अब जो है वो एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर दक्कन के सुल्तानों के समक्ष जो है अपने को खड़ा किया। शिवाजी को कोली, कुणबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था। उस समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया। उस क्षेत्र के अन्य लोगों का समर्थन भी उसे इसलिए मिला क्योंकि ये मुगलों को जो है ये लोग बाहरी समझते थे। उन्हें राजा मानने के लिए वे तैयार नहीं थे तथा किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं थे। मुगलों द्वारा बीजापुर और अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपना अपमानजनक नीति से भी क्या है ये मुगलों का विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल शासन का विरोध करना आरंभ किया तो स्वाभाविक ढंग से लोगों का समर्थन जो है उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। मराठों ने जो है उन्होंने में कृषक समुदाय जो थे उन कौन कौन कृषक समुदाय थे से कोली, कुणबी एवं दलित वर्ग को एक साथ मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का जो प्रयास था वो शिवाजी ने किया और इसीलिए कहा जाता है कि उसका राज जो है दक्कन में मुगल विरोध की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका राज्य जो था वो जन भावनाओं और लोकप्रियता पर आधारित था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्था अपनाई वह उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप ही थी। उसके प्रशासन का जो केंद्र था वो राजा था और उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान में क्या होता था 8 मंत्रियों का समूह होता था। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो मंत्री होता था वो क्या होता था पेशवा। प्रधानमंत्री जो है प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख। राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान में रखता था उसे क्या है पेशवा कहा जाता था। दूसरा जो सबसे प्रमुख अधिकारी था वो था सरे नौबत। सेनापति जो था वो सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान का जो है वो देख रेख करना ये सरे नौबत का ही काम होता था। यानी कि सेनापति और सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान का देख रेख करना। तीसरा जो अधिकारी होता था वो मजूमदार। मजूमदार कौन होते थे जो एक तरह से लेखाकार होते थे और इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना। यानी कि ये जो है फिनांस मिनिस्टर और सरे नौबत जो होते थे वो तो मजूमदार का जो काम होता था वो क्या होता था वो लेखाकार का काम करते थे और इसका काम जो होता था वो राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना। यानी कि जो मजूमदार होते थे वो फिनांस मिनिस्टर होते थे और जो सरे नौबत होते थे वो डिफेंस मिनिस्टर होते थे। और आगे हम लोग क्या पढ़े पेशवा के बारे में तो वो होम मिनिस्टर का काम करते थे। चौथे पद पर जो आते थे वो होते थे वाकिया नवीस। ये गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का ये विवरण रखता था। नेक्स्ट था शुरू नवीस। तो राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला, राजा को अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था। तो ये शुरू नवीस का काम था। वबीर तो दबीर जो होते थे ये विदेशी मामलों का प्रभारी, पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में राजा को सलाह देता था। पंडित राव जो थे वो धार्मिक मामलों का प्रभारी, विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाले अनुदान का ये विवरण रखता था। तो वहीं जो न्यायाधीश शास्त्री होते थे वो हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला होता था। शिवाजी ने क्या था कि भू राजस्व में प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण करवाया। करों का निर्धारण भी उन्होंने फिर जमीन के सर्वेक्षण के अनुरूप किया। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे और उसने अपने क्षेत्र के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथ और सरदेश मुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए थे। तो यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले कि चौथ जो है वो क्या होता था। तो चौथ जो होता था वो मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्र पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया कर होता था।
क्या होता था कि पड़ोसी क्षेत्रों पर हमला नहीं करेंगे, इस शर्त पर वो पड़ोसी क्षेत्रों से जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे चौथ कहा जाता है और ये उपज का 25% लिया जाता था। वहीं सरदेशमुखी क्या होता है, तो सरदेशमुखी जो होता है वो मराठों के बड़े जमींदार परिवारों सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले उनसे लिया गया कर होता था और ये उपज का 9 से 10% होता था। तो ये था चौथ और सरदेशमुखी। तो यहाँ है कि उसके द्वारा क्या हो गया था कि जो बड़े जमींदार थे या देशमुखों की जो शक्ति थी उसको तोड़ने की कोशिश अपने राजस्व प्रशासन में किया। इससे उसके अधिकार क्षेत्र में क्या थे कि काश्तकारी जमीन का विस्तार हुआ और इस नीति से छोटे और मझोले किसान तथा जमीन मालिकों का उन्हें समर्थन मिला। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया और उसे नकद वेतन का प्रावधान हुआ। इस प्रकार शिवाजी ने अपने राज्य क्षेत्र में जो प्रयास किया उसका समर्थन छोटे लोगों ने व्यापक ढंग से किया। पेशवाओं के अधीन जो मराठा शक्ति का विकास हुआ तो उसमें क्या था कि शिवाजी के मरने के बाद यानी कि 1680 ईस्वी के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा, परंतु 1707 के बाद शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया और उसने क्या है कि पूना को मराठा राज का केंद्र बना दिया। किसको बनाया? पुणे, जो अभी पुणे है उसको मराठा राज का केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया जिसके बल पर अपने राज का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों तक कर लिया। मुगलों के जो है कई परवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने को बाध्य हुए और पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेदारी सौंप ली। इस विभाजन का आधार जो था वो चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली थी और पूना के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका जो है वो सिंधियाओं के पास और इंदौर का इलाका होलकर के पास, विदर्भ का इलाका वो गायकवाड़ के पास, तो नागपुर का इलाका जो था वो भोंसले के अधिकार में रखा गया। और इन सबों का जो सैद्धांतिक प्रमुख होता था वो पेशवा होता था और इसे मिलाकर जो है मराठा परिसंघ कहा जाता था। मराठों की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया, परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे की हार के बाद उसकी शक्ति जो है वो बहुत कमजोर हुई। इसने मराठों के उत्कर्ष पर जो है वो विराम लगा दिया। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर आक्रमण किया और 1761 में जो लड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761। अब हम लोग पढ़ेंगे जाट राज के बारे में। तो मराठों के सामान ही जो है जाट नामक एक कृषक सामाजिक समूह ने 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगलों से संघर्ष के बाद अपना स्वायत्त राज कायम किया और जिसका जो केंद्र था वो पश्चिम राजस्थान था। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और प्रथम कृषक विद्रोह जो है वो इन्हीं लोगों का था और इस वर्ग में अधिकांश जो थे वो काश्तकार थे और कुछ ही जो है वो जमींदार थे। इनके बीच जो था वो भाईचारे और न्याय की मजबूत भावना के कारण आपस में जुड़ाव था। और वैसे तो जाटों का विद्रोह जो है वो जमींदारों के नेतृत्व में होने वाला कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इनका प्रभाव जो था दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। इस प्रभाव का परिणाम ये था कि भारतपुर में जो है चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज है और इसका पूर्ण विकास जो है वो सूरजमल, जिसका टाइम पीरियड 1756 से 1763 है, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिख राज के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग जो है पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें क्या पढ़ा था कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया था, जो आरंभ में जाट किसानों और छोटी जातियों के बीच फैला और 17वीं शताब्दी से सिख जो था एक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी अपने आप को संगठित करने लगे थे।
अपने आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह का टाइम पीरियड क्या था, 1666 से 1708 तक का था। और ये जो है सिखों के आखिरी गुरु थे और 10वें गुरु। तो उनके नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। गुरु गोबिंद सिंह के मृत्यु के बाद जो है वो गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व जो है उनके विश्वासी शिष्य जो थे बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथों में आ गया। उसने मुगलों के साथ जो है 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वो राज्य निर्माण में सफल नहीं हो सका। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र जो थे वो पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आई और अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में जो है राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने पहले अपने को जत्थों में फिर मिसलों में संगठित किया और इसी तरह के 12 मिसल या संघ थे जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। ये मिस्र जो थे वो समानता के आधार पर एक दूसरे को जो है वो सहयोग करते रहते थे और इसी तरह के एक संघ के प्रमुख जो थे वो रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। किसने? रंजीत सिंह ने। तो क्षेत्रीय राज्यों के उदय का परिणाम तथा राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि निर्माण में भूमिका। तो मुगलों के साम्राज्य के कमजोर होने के बाद 18वीं सदी में कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक बिखराव का प्रतीक था। लोगों के समक्ष जो है वो कई राज्य उभर कर सामने आ गए और ये सभी आपस में अपने राज्य को बढ़ाने एवं दूसरों से शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने अपने राज्य का खर्चा चलाने के लिए भू राजस्व प्रशासन में ठेकेदारी प्रणाली शुरू की। क्योंकि इनका राज्य क्षेत्र था वो छोटा था, इससे आमदनी जो है इनके खर्चे के अनुरूप प्राप्त नहीं होती थी। इसीलिए भू राजस्व वसूली में जो है इन्होंने इस विधि को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण जो है वो और अधिक बढ़ गया था। राजनीतिक अशांति के इस वातावरण में व्यापार, वाणिज्य, शिल्प एवं कृषि का विकास जो था वो आशा अनुरूप नहीं रहा। इस समय का शासक वर्ग आपसी लड़ाई और ऐश मौज के जीवन में अपना पैसा खर्च कर रहे थे। भारत और विश्व स्तर पर राजनीतिक परिवर्तनों से वो लोग क्या थे? बेखबर थे। भारत में उस समय व्यापारियों के मौजूद में अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्यों को वो नहीं समझ सके और राजनीतिक बिखराव के इस दौर में अंग्रेजों ने जो है धीरे धीरे अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ स्थापित करना शुरू किया। क्षेत्रीय राज्यों की जो जनता थी और शासक की जो भावना केवल अपने क्षेत्र से जुड़ी थी और इसीलिए अंग्रेजों की बढ़त को वे क्या है रोक ना सके। जब तक अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य को ये जान पाते, उसने भारत को अपना गुलाम बना लिया। सभी क्षेत्रीय राज्य जो है उसके अधीन हो गए और यहाँ से भारत में जो है क्षेत्रीयता की भावना जो है वो कमजोर होने लगी और कई स्तरों पर जो है एक सामान्य दुश्मन जो है वो अंग्रेज का विरोध होने लगा और 1857 का विद्रोह जो है इस विरोध का एक एकीकृत रूप ही था। यद्यपि उसके जो कारण अलग अलग थे, फिर भी इसमें शामिल लोगों का एक सामान्य लक्ष्य था अंग्रेजी सरकार को खदेड़ फेंकना। तो इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि मुगलों के जो है उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज आते हैं। तो मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में जो है इसमें जो है वो अवध आता है और बंगाल में जो है स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। और सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? तो उन्होंने किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। और शिवाजी ने किस वर्ष जो है उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी 1674। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन होता था? तो वो पेशवा जो है उनका प्रमुख होता था। निम्नलिखित में मेल बैठा है तो ठेकेदारी प्रथा जी थी, वो क्या थी? तो ठेकेदारी प्रथा जी थी ये भू राजस्व प्रशासन की व्यवस्था थी। स्वदेशमुखी जो था वो मराठों की जो है वो कर एकत्रित करने का जो है एक माध्यम था और निजामुल मुल्क जो थे उन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। सूरजमल जो थे वो जाट थे और 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ था। तो ये जो है इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज और जो
मिलान करो, यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो ये वीडियो अगर आप पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।